इधर मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों लेक्चर, जरा ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट याद है बहुत पहले हम लोग बनाते थे क्लास में, ब्रांच रांच वाले चैप्टर में। वापस से ट्रेडिंग अकाउंट घूम के आएगा। ओके, लिसन स्टोरी क्या है। मान लीजिए, अच्छा ये जो चैप्टर है ना इंश्योरेंस क्लेम, इसमें आप, मैं स्टार्ट करूं, इसमें ना हम लोग ये सीखेंगे कि अगर एक एंटिटी, मान लो हम लोग बिजनेसमैन, हम लोगों ने कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीद के रखा है और वो इंश्योरेंस का पॉलिसी स्टॉक के ऊपर है, मतलब स्टॉक को इंश्योर करा के रखा है, तो ऑब्वियसली किसी कंपनी से कांटेक्ट किए होंगे, उस कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी हमको बेचा होगा, हम खरीदे होंगे, हम प्रीमियम दिए होंगे, है ना। और मान लीजिए उस स्टॉक में आग लग जाती है, तो आपको अकाउंटिंग करना आता है, लॉस बाय फायर अकाउंट, डेबिट टू परचेजेस, याद कीजिएगा। फिर उसमें इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्लेम देता है तो आप फिर बोलते हो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। वो सिंगल एंट्री में सिखाए थे हम बहुत पहले, 6 महीना पहले। अभी क्या है कि हम लोग ये पता करेंगे कि अगर हमारे यहां फायर लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना रुपया क्लेम देगा। क्लेम का अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे। We will learn how much claim will we receive when there will be a fire in our godown and it destroys some stock which were insured. Clear? ये पढ़ने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, लिखो। लिखिए, इन दिस चैप्टर, स्टार्ट करता हूं बच्चों, लिख के लिखो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू कैलकुलेट द claim to be recovered, the claim, CLAIM, to be recovered, the claim to be recovered when there is a damage, when there is a damage. Full stop. This will happen when we have an insurance policy. ये जो टॉपिक है ना आपका, इसमें हम लोग 2 तरह का इंश्योरेंस कवर करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या? लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। नाम सुनने से कैसा अजीब सा लगता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। चला प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस ऑफ प्रॉफिट अजीब सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है।
2 क्लास के बाद, हो सकता है 1.5 क्लास के बाद आए पिक्चर में, पहले ये चलेगा लॉस ऑफ स्टॉक। 1 नंबर पॉइंट लिख करके लिखो लॉस ऑफ स्टॉक। एक काम करो, ए नंबर पॉइंट लिखो लॉस ऑफ स्टॉक। इसका 1 2 3 4 करके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे पहले यह बताइए, आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बेसिक्स क्या जानते हो? प्रीमियम देना पड़ता है, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। और फिर क्या होता है? जब लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम दे देता है। ये बेसिक आइडिया है। तो अब इसको थोड़ा सा ज्यादा रिफाइन करते हैं। मान लीजिए अपना राइस का काम है, गोडाउन है, राइस का ट्रेडिंग करते हैं, तो करीब करीब 40 लाख रुपया का गोडाउन में स्टॉक रहता है। कभी 35 भी होता है, कभी 48 भी हो जाता है, कभी 32 भी होता है, कभी 30 भी हो जाता है, पर रफली 40 लाख का स्टॉक रहता है। अब अगर हम इंश्योर करा लिए स्टॉक को, तो ऐसा तो है नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा अब इस माल को मत बेचो। हम तो बेचेंगे ना, मेरा माल है। इंश्योरेंस करा लिए तो बाई चांस अगर माल पड़ा है गोडाउन में और आग लग गया और डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कंपेंसेट कर दे मेरे लॉस के लिए। यही तो इंश्योरेंस पॉलिसी का स्टोरी है। तो ये मेरे गोडाउन में हमेशा नॉर्मली इतना स्टॉक रहता है, कम बेसी अलग बात है, पर रहता है। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और मैंने उनको बोला, से माय इंश्योरेंस कंपनी वाज ICICI लोम्बार्ड। तो मैंने इनको बोला मेरे को मेरा स्टॉक इंश्योर कराना है। तो उन्होंने बोला कितना स्टॉक रहता है गोडाउन में? हम बोले रहता है 30-40 लाख के आसपास, 50 लाख भी होता है, कभी 40 भी होता है, कम बेसी होता रहता है। सीजन में बढ़ भी जाता है, कम भी होता है। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछा, आपको इंश्योरेंस कितना का चाहिए? हम बोले आप बताइए मतलब क्या है? बोला आपको जितना रुपया का इंश्योरेंस आप लेंगे ना, आपको प्रीमियम उसी हिसाब से देना होगा। हम बोले मतलब? बोला आप अगर ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा, आप कम इंश्योरेंस लेंगे तो आपका प्रीमियम भी कम होगा। हम बोले मेरा जितना लॉस होने का चांस है उतना का हमको पॉलिसी दे दो। तो बोला आप 40 लाख का ले सकते हैं। हम बोले लेकिन 40 लाख तो मेरा कम बेसी होता रहता है। तो बोला 50 लाख का ले लो। हम बोले इतना लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा पड़ेगा। तो बोला 30 लाख का ले लो। हम बोले यार मजाक क्या चल रहा है? बोला आप भी तो इसी तरह का मजाक टाइप से बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज आपके गोडाउन में जितना स्टॉक रहता है, आप पिछला 365 दिन का स्टोर्स ले, मोबाइल बंद कर दो सभी स्टूडेंट, आप 365 दिन का स्टोर्स लेजर तो बना के रखते ही हैं। स्टोर लेजर याद है? स्टोर लेजर बीकॉम में पढ़ते थे। बोला उसका एवरेज पता कर लो, उतना का इंश्योरेंस ले लो। क्लियर? तो हमने उनको बोला ठीक है मेरे को ना 36 लाख का इंश्योरेंस दे दो। मेरा गोडाउन में आकर के देखा, स्टॉक वगैरह को विजिट किया, ढंग से देखा होगा, फिर बोला दे देंगे। मेरे को बोला आप 14,000 रुपीज प्रीमियम दे दीजिए, 44,000। हम प्रीमियम का चेक बना के दे दिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए, जो डिटेल उन लोगों ने भरना था भर के साइन मार के हम दे दिए। 5-6 दिन के बाद उनका इंश्योरेंस का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ना, क्या पॉलिसी डॉक्यूमेंट, वो मेरे मेल पे आ गया। फिजिकल भी देता है, मेल पे आजकल दे देते हैं, आ गया। अब क्या हुआ बताओ तो? जो तुम लोग बोले उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया? आई ऑलरेडी, बोलो, हाँ, आई इंश्योर्ड माई स्टॉक। आग लग गया? नहीं लगा ना अभी? तो अभी क्या चालू हुआ बेटा? आप ठीक है, अभी बस अब चैप्टर में घुस रहे हैं हम लोग, लूज मत कीजिएगा एक सेंटेंस को भी। अभी क्या हुआ सर? आपके और हम लोग के, बोलो ना, तुम लोग भी, तुम लोग का ही बिजनेस है।
हम लोगों के और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि वो हमारे स्टॉक को इंश्योर कर देगा. थैंक यू फॉर यूजिंग दीज टाइप ऑफ वर्ड्स. दीज टाइप ऑफ वर्ड शो दैट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वर्ड को लेकर के हमको प्रॉब्लम नहीं होएगा. थैंक यू. व्हाट इज माई प्रीमियम? ये आज की क्लास में और अगले 4 दिन एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है. यही पूरा पिछले दिनों में इंपॉर्टेंट होता था. इसी का तुम एंट्री मारते थे. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएल टू इंश्योरेंस प्रीमियम. याद करो कितना बार पीएल में तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम डाला. आज बस इसी का काम नहीं है. कोई क्वेश्चन में यह दिया हुआ नहीं रहेगा. ओके, नाउ एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अपना माल इंश्योर हो गया, डन. उसके बाद साल खत्म हो गया. आज कितनी तारीख है बेटा? 20/1/20. 20/1/21 आ गया. माल नहीं जला. माल नहीं जला. क्या होगा उस पॉलिसी का? रेन्यू कराना. बहुत चीज मालूम है तुम लोग को तो. थैंक यू. एक बच्चा बोला फिर से प्रीमियम देना पड़ेगा. गुड. रिन्यू कराना पड़ेगा. गुड. तो वो जो 44,000 हम दिए थे वो नहीं, उसका क्या होगा? जो दिए थे वापस मिल जाएगा वो. थैंक यू. यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बस अब चैप्टर पढ़ाना है मेरे को. बेसिक्स है एकदम. जो बेसिक्स चाहिए वो है. वो गया ना पैसा. वो 44,000 रुपए जो आप प्रीमियम दिए थे अब उसको भूल जाइए. अब आप नया पॉलिसी तो नहीं बोलेंगे, उसी पॉलिसी को रिन्यू करा लीजिए और आप दोबारा से अपने आप को इंश्योर करवा लीजिए. अगर मैंने नहीं कराया तो सर उसके बाद अगर डैमेज होगा तो आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पॉलिसी हो गई है एक्सपायर. हम लोग बोलते लैप्स. क्या बोलते? लैप्स. लैप्स एंड एक्सपायर सेम वर्ड है. थैंक यू. आप लोग भी लैप्स बोलिएगा प्लीज. एक्सपायर मैं यूज नहीं करता वर्ड. तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है. अब आपको प्रीमियम क्या नाम, अब अगर फायर लगेगा तो आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. फायर इंश्योरेंस की पॉलिसीज में द बिगेस्ट आयरनी इज दैट आदमी 3 साल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, उसके यहां आग नहीं लगती. चौथे साल वो बंद कर देता है. ये इसकी आयरनी है सर. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की दिस इज द आयरनी. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐसा नहीं. आदमी एक बार प्रीमियम के बंद जाता है तो प्लीज डोंट लाफ, वो बंधा हुआ रहता है, फिर वो लगातार प्रीमियम देता रहता है. फायर इंश्योरेंस में ना वो इंश्योर्ड को लगता है मेरा पैसा वेस्ट हो जा रहा है, मेरा 44,000 डूब गया. तो उसको हाँ अजीब सा प्रॉब्लम होता है उस बेचारे को. फिर वो इंश्योरेंस जैसे ही बंद करता है, फायर लग के 50 लाख का नुकसान. आप समझ गए? वापस चलते हैं. सो बेसिक नॉलेज आपका अपनी जगह पे है. अब सुन, बस बच्चों इधर ध्यान दो. अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए की थी? ठीक से देख लो, ये सारा डेटा यहां पे है तुम्हारे पास. अपना इंश्योरेंस पॉलिसी कितने रुपए का था? 36 लाख. इधर ध्यान दो. इस 36 लाख के फिगर को आप बोलेंगे सम इंश्योर्ड. क्या बोलेंगे? सम इंश्योर्ड. इसी का और एक नाम है, बहुत चीज मालूम है, इसी का और एक नाम है पॉलिसी वैल्यू. ठीक है. अब क्या हुआ कि हम लगातार प्रीमियम दे रहे थे. कई साल से पॉलिसी चल रही थी. पॉलिसी 36 लाख की थी, हम प्रीमियम लगातार दे रहे थे. माई पॉलिसी इज ऑन. हाँ, इट्स नॉट लैप्स्ड, इट्स ऑन. 30/9/21 मेरे गोडाउन में फायर लग गया. 30/9/21 मेरा ईयर एंडिंग. ध्यान से सुनना बच्चों, चैप्टर स्टार्ट हो गया. अब
मेरा ईयर एंडिंग पिछला वाला हुआ था 31/3/21 को, 31/3/21 को ईयर एंडिंग हो गया था। उसके बाद 6 महीना के बाद गोडाउन में आग लग गया और गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था और स्टॉक का नुकसान हो गया, तो क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगा। तो हमको तो पहले उनको बताना पड़ेगा ना कि मेरे फायर लगा है, फिर हमको तो क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा ना कि भाई इतना रुपया मेरे को आप दो, पैसा कुछ तो होगा ना, तो हम तो बताएंगे ना उनको। तो हम लोग अभी वही पढ़ने जा रहे हैं जो आप बोले ना हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, तो हम लोग अभी पता करने जा रहे हैं कि हम लोग कितना रुपया का क्लेम लॉन्च करें, कितना हमको मिलेगा, ये अमाउंट पता करने जा रहे हैं। हो सकता है बाद में जब हम लोग क्लेम मिले तो वो लोग थोड़ा कम क्लेम दे दे बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसीज इन आवर कैलकुलेशंस। बट जनरली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर इज हाउ टू और हाउ मच ऑफ द क्लेम वी आर गोइंग टू लॉन्च बिफोर द इंश्योरेंस कंपनी। जल्दी से हाँ ना बोलो, स्टार्ट करूं? यहां से प्रैक्टिकल स्टार्ट। स्टोरी बिल्डिंग कंप्लीट। नाउ लिसन, 30/9/21 वाले दिन, 30/9/21 वाले दिन मेरे गोडाउन में एक्चुअल स्टॉक था ओनली 28 lakhs। क्यों? स्टॉक है, कम बेसी हो ही सकता है, तो फिर 36 लाख क्या था? पॉलिसी वैल्यू, तो फिर 40 लाख क्या था? सर वो तो आपका बचपन था, वो ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, वो अब कोई काम का नहीं है। 40 लाख आपके गोडाउन में ऑन एन एवरेज स्टॉक रहता होगा, फिर आप 36 लाख का इंश्योरेंस लिए क्या क्या देख दाख के, जब माल जला तो आपके गोडाउन में उस दिन स्टॉक सिर्फ 28 लाख का था। क्लियर? ये कैसे पता चला मेरे को बच्चों? अब आपका अकाउंटिंग सेंस, नॉलेज नहीं, अकाउंटिंग सेंस बोलेगा। सर आपका स्टोर्स लेजर देख के बोले होंगे आप, नहीं? तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट बच्चों प्लीज प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, अभी एकदम डिस्टर्ब मत करो मेरे को। तो मेरा जो स्टोर्स लेजर है ना, गुड आंसर, उसको देख के मुझे पता चला कि 28 लाख मेरे पास उस दिन स्टॉक था जिस दिन आग लगा। 2, अगर स्टोर्स लेजर कोई मेंटेन नहीं करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के 6 महीना का, कौन सा 6 महीना का ट्रेडिंग अकाउंट? आप अंदाजा लगाओ, देखो और बताओ। 6 महीना का ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकलवाया जाता है, जो आपके चैप्टर का मोस्ट इंटीग्रल पार्ट बनेगा। कौन से 6 महीना का ट्रेडिंग अकाउंट? अच्छा, साल जरूर बोलिएगा, साल जरूर बोलिएगा। 1 सेकेंड, दैट गर्ल इज सेइंग समथिंग। बोलो बेटा। 14 ही बोल दीजिए। हाँ, अच्छा, बच्ची ने बोला कि सर 1421 से, सब कोई सुनूंगा बच्चों प्लीज। हाँ मुन्ना, अभी बदमाशी मत कर। 1421 से 30/9/21 का ट्रेडिंग बनाना है। इस ट्रेडिंग को ना आज से आप लोग नाम दीजिएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग। क्या नाम? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है? अब इधर ध्यान, यहां पे ओपनिंग स्टॉक का डेटा कहां से आएगा? पिछले साल की बैलेंस शीट से 12 लाख। परचेज का डेटा कहां से आएगा? 6 महीना का रियल परचेज बुक जो रहता है ना, वहां से। सेल्स का डेटा सेल बुक से आ जाएगा। नहीं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट। सुन रहे हो? डिटेल में अभी थोड़ी देर के बाद लेक्चर आने वाला है। ओपनिंग स्टॉक पिछली बैलेंस शीट से अच्छा, हम लोग का टारगेट क्या है बच्चों? आप अभी कर क्या रहे हो? क्लोजिंग की स्टॉक निकाल रहे हो। वो स्टॉक कौन से दिन का स्टॉक है? 30/9 का स्टॉक है। 30/9/2021 का स्टॉक निकालने को तुमको क्यों मन में आया?
क्योंकि उसी दिन फायर लगा था। मतलब लर्निंग का पहला पॉइंट, मतलब वी मस्ट हैव टू नो हाउ मच वॉज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहीं से एक्चुअल में क्लेम कंप्यूटेशन का स्टोरी स्टार्ट होता है। और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर स्टोर्स लेजर से तो सीधे मिल जाता है, पर अगर स्टोर्स लेजर में भी आग लग जाती है, जो कि लगी जाएगी कि स्टोर्स लेजर गोडाउन में रहता है, तो ट्रेडिंग बना के स्टॉक निकालना पड़ता है। तो सर मान लीजिए हमको मालूम था कि मेरा जीपी रेशियो है 20%, 100 लाख पे 20% जीपी आ गया 20 लाख। ये जीपी रेशियो भी कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या लिया जाता है, हम पढ़ाएंगे। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, तुरंत कुछ मत बोलो। हाँ, इवन इफ यू हैड लर्न, कहीं तुम पहले पढ़ भी चुके हो ना, तो भी तुम सुनोगे अच्छे से। अब यहां जोड़ करके घटाव करके बैलेंसिंग फिगर आ गया 52 लाख। कुछ इस तरह का काम भी तुमको करना पड़ सकता है। आई विल टीच एवरीथिंग, थोड़ा सा वक्त देना। तो सर मान लीजिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 28 लाख। क्या लिखे, याद है? अभी जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्या ही स्टॉक साल्वेज्ड, जो बच गया, जो जला नहीं, जिसको बचा लिया गया, या जलने के बाद का जो स्क्रैप स्क्रूप रहता है वो सब। ज्यादातर स्क्रैप तो कूड़ा तो जीरो रहता है, जो बचा लिया जाता है ना उसको मेनली साल्वेज बोलते हैं। पर अगर साल्वेज भी कुछ है और स्क्रैप भी कुछ है तो दोनों को मिला के लिखा जाता है, क्योंकि जो बच गया, जो नहीं जला, वो तो आपका लॉस ही नहीं हुआ, और जलने के बाद भी जो बचा उसका अगर कोई वैल्यू है तो वो भी आपका लॉस नहीं हुआ। फिर से बोलूं कि समझ में आ गया? दोनों बात, दोनों समझ में आ गया ना? तो मेरा साल्वेज हम कर लिए 12 लाख का स्टॉक, तो मेरा लॉस जो हुआ वो 16 लाख का। अब जानते हो क्या पढ़ना है? कि ये जो लॉस है हमको इसका क्लेम मिलेगा या मेरे को इसका क्लेम मिलेगा? 28 लाख वो लोग नहीं देगा क्या? 16 ही देगा क्या? लॉजिक बनता है क्या 16 देने का? क्यों? 1 मिनट। तुम्हारा नारंग बोल बेटा। तो सर खाली मान लीजिए आपका 1 रुपया भी खराब, खाली आग लगा बुझ गया, चाहे फूंक मार के बुझा दिए। आग लगा फूंक मार के आप बुझा दिए, 1 रुपया का भी आपका लॉस हुआ नहीं। आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे 28 लाख रुपया दो। पागल वाला हिसाब है क्या? मतलब जूता का माला पहना के घुमाएगा रोड में। स्टॉप। हाँ स्टॉप। तो सर पहला लेसन लर्न कि हमें एक तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर चाहिए ही चाहिए। दूसरा लेसन लर्न, मुन्ना मोबाइल बंद कर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 2 ही तरीके से निकलेगा, या तो स्टोर्स लेजर बना के, या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग, ये सब नोट्स में आएगा, या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के। मेमोरेंडम ट्रेडिंग कब से कब तक का बनेगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेट ऑफ फायर तक। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेट ऑफ फायर तक। चौथा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग का गोल या पर्पज क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना। और वो क्लोजिंग स्टॉक कौन से डे का होगा? डेट ऑफ फायर का, क्योंकि मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड्स ऑन द डेट ऑफ फायर, सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। गुड। नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 28, साल्वेज 12, तो लॉस हो गया 16। अब एक बच्चे ने, नारंग ने बोला इतना रुपया आपको क्लेम मिल जाएगा। ये डिपेंड कर, नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग, पेशेंस रखना, ये डिपेंड करेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा, हाथ का मूवमेंट, कि मेरा जो पॉलिसी वैल्यू है वो मेरे स्टॉक से ज्यादा है कि नहीं है। सर बहुत गंदा है तो ना, यही सच है।
सर फिर से, जितना तक का कुछ बोले नहीं, अभी हम बोलेंगे ना ना, एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं। क्या बोले, फिर से बोलो तो। ये मेरे को लॉस हुआ, ये सच है, इसका क्लेम मेरे को मिलना चाहिए भी सच है, क्योंकि लॉस हुआ है। लेकिन लॉस होने के लिए पॉलिसी तो होना चाहिए, माने क्लेम मिलने के लिए। अब पॉलिसी लोगे 2 रुपया का और क्लेम मांगोगे 16 लाख का, प्रीमियम 4 आना दोगे और क्लेम 16 लाख का मांगोगे। आप समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं? तो क्लेम मांगने के लिए, लॉस का क्लेम मांगने के लिए पॉलिसी का एडिक्वेट होना जरूरी है कि नहीं, हमको बताओ। यस नो, जल्दी बोल। तो सर कैसे पता चलता है? इंश्योरेंस में एक रूल है, उस रूल को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्या बोलते बेटा? एवरेज क्लॉज। और एवरेज क्लॉज ये बोलता है पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। एवरेज क्लॉज ये बोलता है कि अगर आपका, पूरा वर्ड सुनना और खाली बोर्ड पे मेरे हाथ का मूवमेंट देखना, मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं। अगर आपका पॉलिसी वैल्यू आपके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर से ज्यादा है, तो आपको जितना लॉस हुआ उसका क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि यू आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड। लेकिन अगर आपका पॉलिसी वैल्यू आपके स्टॉक से कम है, तो वो जितना परसेंट है 100 से नीचे रहेगा परसेंट में। इफ पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन स्टॉक, इट विल बी 70%, 80%, 72.9, 52.6, व्हाटएवर। तो उतना परसेंट ही लॉस का क्लेम मिलेगा। मतलब अगर आपका पॉलिसी वैल्यू 14 लाख का है, अगर आपका पॉलिसी वैल्यू 14 लाख का है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 28 लाख का है, तो आपके लॉस का आपको 50% क्लेम मिलेगा। आधा क्लेम मिलेगा। सर मतलब वही जो एग्जैक्टली तुम सुने, क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सर ये फॉर्मूला है? यस सर। जो क्या बोलते हैं? एवरेज क्लॉज बोलते हैं। फॉर्मूला ऑफ एवरेज क्लॉज, लॉस कितने का है? 16 लाख इंटू पॉलिसी वैल्यू, नहीं ये वाला दूसरा, ये वाला 14 डिवाइडेड बाई स्टॉक 28 इज इक्वल टू 8। सर आपको अच्छा लग रहा है ये लॉजिकल? सर 16 लाख का लॉस हुआ, 14 लाख का तो पॉलिसी था ही। आप समझ आ रहा है? कुछ गुस्सा टाइप का आ रहा है? सर 16 लाख का लॉस हुआ, 14 लाख का तो पॉलिसी था ही, तो 14 लाख तो कम से कम देना चाहिए था। ये का दादागिरी है इन लोग का, ये तो ठीक नहीं है सर। एवरेज क्लॉज बोलते हैं, दादागिरी है। दे हैव दिस टेंडेंसी। आगे चलूं तो सर इस फॉर्मूला से तो सर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा क्लेम हम लोग को कम ही दिया ना। हाँ कम दिया, नहीं देता। अगर 36 लाख का पॉलिसी होता तो 36 का ही था आपके पास तो। अरे हम ना बाद में काट के 14 कर दिए, शुरू में तो 36 का ही था। और अगर 36 लाख का आपके पास पॉलिसी होता ना, तो आपको एवरेज क्लॉज यूज करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मीनिंगलेस हो जाएगा। तो सर फिर क्या होगा? आप बोलेंगे एज माई पॉलिसी वैल्यू इज, जल्दी, ग्रेटर देन माई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आई विल गेट द एंटायर लॉस एज माई क्लेम। आई विल गेट द एंटायर कंपेंसेशन ऑफ माई लॉस। जल्दी बोलिए हाँ या ना। आया चीज पल्ले पड़ा? नाउ बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, ये जो स्टोरी लाइन है, इधर देखना, ये जो स्टोरी लाइन है, अगर कोई इंसान सच्ची में अपने सारे स्टॉक को इंश्योर करना चाहेगा, तो क्या आपको लगता है ये गैप बहुत बड़ा रहेगा?
आप समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? इफ दैट पर्सन हिमसेल्फ इज लॉयल एंड ईमानदार टू हिमसेल्फ, तो उसको तो मालूम रहेगा ना मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रहता है। उस हिसाब से अगर वो पॉलिसी ले लेगा तो क्या ये 28 और 14 वाला लफड़ा आएगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये लफड़ा उन्हीं लोगों के आता है जो लोग खुद प्रीमियम बचाने के चक्कर में इंश्योरेंस नहीं लेते। इंडिया में ज्यादातर लोगों की यही हैबिट है। इंडिया में पीपल डोंट वांट टू गेट इंश्योर्ड। ज्यादातर फंडा यही है। इंडिया में एसेट के इंश्योरेंस का तो कोई फंडा ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस लोग नहीं लेते, फॉरगेट अबाउट एसेट इंश्योरेंस। गाड़ी इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि बिना गाड़ी इंश्योरेंस की गाड़ी निकाल नहीं सकते लोग, नहीं तो गाड़ी इंश्योरेंस नहीं ले लोग। सर ये लोग मतलब आप भी तो उन्हीं में है। ये लोग करके अपने आप को अलग क्यों कर रहे हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर आप भी तो उन्हीं में है। आई ट्राई, मेरा अपना, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूं, थोड़ा सेफ चलने वाला आदमी। आई ट्राई कि मैक्सिमम ऑफ माई एसेट्स आर कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ये क्लासरूम कवर्ड है, यहां जितनी भी एसेट है दे आर कवर्ड। majority of my assets are covered by insurance. My travels, मैं जब ट्रैवल करता हूं मैं अपने आप को कवर करके जाता हूं, मेरी लाइफ कवर्ड है। तो सर प्रीमियम का तो बहुत लॉस होता होगा, मैं बताया ना वही चक्कर है। 3 साल नहीं देंगे ना, सॉरी क्या आप समझ गए, 3 साल दिए बस उसी से मार्ग लगेगा। अभी पिछला 12 साल से 2007 से इसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, 2007 से 2007 में इसको लिए, 2007 से इंश्योरेंस करा रहे हैं। कौन सा साल चल रहा है? 2020। अभी तक एक बार भी फायर नहीं लगा। माने लग जाए फायर क्या? माने इंश्योरेंस ले लिए तो लग जाए। कितना गंदा बोला, प्रोसेस का पता चल जाएगा आपको एक बार लगने से। नाउ दोज पीपल आर वेरी वेरी थैंकलेस पीपल, जो लोग ये समझते अब तो मैंने पॉलिसी ले ली, साला अब तो एक्सीडेंट हो ही जाए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इस फंडा में आप हैं तो आप कभी इंश्योरेंस ले ही नहीं पाएंगे। इंश्योरेंस आपको सेफ रखने का फंडा है और कुछ भी नहीं है। अगर बिना फायर के पूरा जिंदगी निकल जाए और अपन लोग मर जाएं बिना फायर के, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे। उतना प्रीमियम आपको नुकसान हुआ क्योंकि उसने आपको सेफ्टी दिया कि आग लग जाता तो कम से कम आप रास्ते पे नहीं आते। क्लोज कर दूं बात को। नाउ एक बार इधर इसको आंसर आप निकाल के देंगे। हाँ कैसे? कैसे आया? सर या तो स्टोर्स लेजर बना के या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के। आगे आंसर क्या ये? नहीं पहले हमको बताइए समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अगर किसी को यह लगता है कि पूरा 26 लाख का लॉस का क्लेम मिल जाएगा तो वो गलत फहमी में है। राइट आंसर क्या है बोलिए? क्लेम का फॉर्मूला बोलिए। लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाई stock on the date of fire। $23.,
बच्चों आपको ऑनेस्टली बताओ, आपको ये पोर्शन समझ में आ गया? ये हर क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होगा सॉल्यूशन का। कोई भी सम बनाएंगे उसके आखिरी 3 मिनट इसमें लगेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि क्लेम कैसे निकाला जाता है। कंफर्टेबल? कॉपी में लिखो, यूज ऑफ एवरेज क्लॉज। ए नंबर हेडिंग दियो ना, लॉस ऑफ स्टॉक, उसका 1 नंबर पॉइंट में लिखो यूज ऑफ एवरेज क्लॉज, अंडरलाइन कर दो। नीचे लिखो इफ, नोट लिख रहे हो आप, इफ पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड। सीखे हो ना अभी, तो इसको देख देख के बोलो, इफ पॉलिसी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर comma average clause will not be used। सोचिए और आप बताइएगा इसमें गलती क्या हुआ। सोचिए अगर यहां पॉलिसी वैल्यू होता 39 और आप यहां लिखते 26 इंटू 39/32, 26 इंटू 39/32, आपका आंसर आता 31.6875। मिस्टेक बताइए सर, लॉस को कंपेंसेट करेगा ना, प्रॉफिट थोड़ी आपको दे देगा। लॉस हुआ इतना, प्रॉफिट ले लो ज्यादा। तो इंडेमनिटी बोल के एक ना पढ़ाई होती है, आप लोग इंटर में, फाउंडेशन में, बीकॉम में पढ़ेंगे। इंडेमनिटी का क्लॉज है। इंडेमनिटी के क्लॉज में यू विल बी इंडेमनिफाइड फॉर योर लॉसेस, यू विल बी इंडेमनिफाइड फॉर योर लॉसेस। सो इंडेमनिफिकेशन अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन योर लॉसेस। बेसिक इंडेमनिटी क्लॉज का ये रिक्वायरमेंट होता है। आगे क्या लिखा बच्चों? एंड द एंटायर लॉस and the entire loss will be equal to the claim amount। पैरा चेंज करोगे, but if the claim amount लिख दिए थे ना, but if the policy value is less than, आगे आप बोलेंगे स्टॉक। अब ऑन द डेट ऑफ फायर बार बार नहीं बोल रहे हैं, हाँ, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कॉमन बात हो गया, हाँ, स्टॉक। देन ये फॉर्मूला लिखोगे, इसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखोगे एज इट इज, यही वर्ड्स के साथ। फॉर्मूला लिख दिए, कन्विंसिंग लगा फॉर्मूला, ठीक ठाक रीजनेबल लगा, आपको समझ में आया ये लोग क्या चाहते हैं? गुड। नीचे लिखो एग्जाम्पल, लिखिए पॉलिसी वैल्यू 1,40,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
stock on the date of fire 162,000. Salvage and scrap 12,000. 3 अमाउंट दिया ना मैं. फाइंड क्लेम. बोलना मत, कॉपी में लिख के रखना. नहीं निकाल पाए, ये निकाल पाए और इस गलतफहमी से ऊपर उठ पाए कि सर लॉस 150 का था, लॉस 150 का था, पॉलिसी 140 का था, तो कम से कम 140 तो मिलना ही चाहिए ना. ऐसा नहीं होता है. वो लोग एवरेज क्लॉज यूज करते हैं, वो लोग एवरेज क्लॉज यूज करते हैं. 140 से ऊपर क्लेम कभी नहीं मिलेगा, लेकिन 140 से नीचे जरूर मिल सकता है. आगे चले, नीचे लिखो. पॉइंट नंबर 2 ना, ए नंबर चल रहा है, 2 लिख रहे हो, उसका लिखो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. सर ये जो टेबल आप बनाए इसको हम लोग ना क्लेम कंप्यूटेशन बोलते हैं. इतना सा आधा, मतलब हाफ एन इंच तो नहीं, स्केल का आधा समझ लो, 3 इंच 4 इंच जो भी लेंथ है बच्चों, इसका क्लेम कंप्यूटेशन बोलते हैं इसको. ठीक है, इसमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. ये क्या है सोचो, जो आप बचा लिए, ये बैलेंसिंग फिगर है लॉस का, और ये एवरेज क्लॉज है. नहीं समझे? इसमें पॉलिसी वैल्यू तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, और लॉस तो ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा. तो स्टॉक ही तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा. लिखो, क्या लिखे? कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द स्टोर्स लेजर. Stores ledger, full stop. If there is no stores ledger, कई बार क्या होता है ना, स्टोर्स लेजर रहता है लेकिन बोलता स्टोर्स लेजर भी जल गया, तो अब स्टोर्स लेजर नहीं है और क्या, नहीं के बराबर ही है ना, फिर वो नहीं तो रहा ना. क्या लिखा? इफ देयर इज नो स्टोर्स लेजर देन वी हैव टू फाइंड the stock on the date of fire बोलना है by preparing what? लिखो by preparing a मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. बोलिए कहां से कहां तक? अच्छा, मेमोरेंडम वर्ड क्यों यूज किए? क्योंकि रफ है. हाँ, मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर
financial statements. It's prepared for a particular purpose. So rough बोलिए, पर्पस के लिए बना बोलिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए मेमोरेंडम नाम दिए. गुड. क्या लिखा बेटा? प्रिपेयर फ्रॉम, बोल दिए थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. कहां तक बोले हम? ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर till the date of fire. Why till the date of fire? Because closing stock उसी दिन का ही तो निकालना है, उसी को तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं. ये तो आप लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं, हम तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ही बोलते हैं. पर आप क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं, हमको बुरा नहीं लग रहा, आई एम हैप्पी. पर वो एक दिन का क्लोजिंग स्टॉक है, ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक है. और वो 12 जुलाई का भी क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है. अगर 12, बच्चे इधर ध्यान दे, अगर 12 जुलाई को आग लगेगा तो 12 जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक है. तो एक तरह से आप 12 जुलाई को क्लोजिंग डेट बना दिए. हेलो, आप 12 जुलाई को क्लोजिंग डेट बना दिए. सो इंस्टेड ऑफ, अगर क्लोजिंग यूज करो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं. पर अगर उसको क्लोजिंग नहीं बोल के स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी साथ साथ बोलेंगे ना तो ठीक रहेगा. दोनों चीज बोलिए. चलो लिखो. नंबर 3. सर एक ट्रेडिंग का मिनिमम वाला 5 ठो डेटा बताइए. बाकी और 15 डेटा और मिलेगा. मिनिमम 5 डेटा जो एकदम पॉपुलर है. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी. नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक, कॉमा, परचेजेस, कॉमा, सेल्स. सर मेरे एग्जाम्पल में, रेडी आप लोग? मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं. मेरे एग्जाम्पल में डेट ऑफ फायर इज 20 जनवरी 2020. माई फिनेंशियल ईयर जिसको बोलते हो इज अप्रैल टू मार्च. एक 4/19 से लेके 20/1/2020 9 महीना 20 दिन का मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनेगा. खाली यस बोल दो. My year ends in the calendar year. I mean, my year ends in December every year. मेरा साल दिसंबर में खत्म होता है. 20 दिन का बनेगा, 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का. आप इसमें कॉन्फिडेंस में आ गए ना? आप नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक कैन बी फाउंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Can be found from the books of accounts. Full stop. Closing stock will come as a balancing figure. Full stop. GP 5वां जो अमाउंट है, 4 अमाउंट के बारे में मैंने बोल दिया. जीपी विल कम COME by using GP ratio. By using GP ratio, थोड़ा सा ना जस्ट 2 मिनट हमको चाहिए. हड़बड़ी मत करना, ठीक है? पहले बोल लूंगा फिर लिखाऊंगा. ये जो जीपी रेशियो होता है ना, अगर आपको ये बोलूं मैं कि सर ओपनिंग स्टॉक मिल गया, परचेज मिल गया, सेल मिल गया, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा,
खाली जीपी निकाल के दे दो, तो जीपी तो आप रेशियो से निकालोगे ना, कोई तो रेशियो यूज करना पड़ेगा ना। वो जो रेशियो होता है ना, वो इंश्योरेंस वाला जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा हुआ रहता है। सर फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स परसेंटेज नहीं, वो लिखता है वो लोग जनरली, मैंने दो तरह का एग्रीमेंट देखा है। एक में वो लोग लिखता है कि जीपी रेशियो विल बी द जीपी रेशियो ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। क्या बोला? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि पिछला साल का जो आपका रियल जीपी रेशियो है, रियल जीपी रेशियो समझे? हां, पिछले साल भर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ जरूर होगा। बच्चों सपोर्ट करना थोड़ा सा बस, और हमको नहीं मांगेंगे सपोर्ट। वहां का जीपी का फिगर मिला हुआ रहेगा, वहां सेल का फिगर जरूर होगा। जीपी बाई सेल इंटू 100 मारोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, उस परसेंटेज को यूज कर लो। पिछले साल का जीपी परसेंटेज। कई एग्रीमेंट में इंश्योरेंस कंपनियां लिखती हैं, कई इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ी सी कम एग्रेसिव होती हैं, लेस एग्रेसिव। वो लोग बोलती है जीपी रेशियो ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज जीपी विल बी टेकन। समझ गए? मैं इंग्लिश फिर से बोलूं? क्या आप समझे? अच्छा, अपना ये वाला साल कौन सा जहां फायर लगा? 20-21। ये नहीं, ये 19-20 नहीं, देख ये साल जिसमें आग लगी वो कौन सा साल है? 20-21 है ना बेटा? हाँ तो ठीक से बोलो ना, कौन सा लड़ाई कर रहा आपने? 20-21 है तो 19-20, 18-19, 17-18 नहीं समझे? 19-20, 18-19, 17-18 इस 3 साल का ट्रेडिंग आपके पास बनाया हुआ होगा ऑलरेडी, बुक्स में का हिस्सा है वो। इसका ट्रेडिंग का 3 तो जीपी रेशियो निकलेगा और तीनों का एवरेज निकलेगा। ज्यादातर केसेस में एवरेजेस आर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज विल बी टेकन इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज। वो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि 3 साल का वेटेड एवरेज लेना है, सिंपल एवरेज लेना है, सब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। पॉइंट क्लियर? क्लोज करो बात को। जीपी रेशियो कौन से साल का लेना है? या तो पिछले साल का, या फिर पिछले 3 साल का एवरेज, या फिर जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ। अगर जैसे एग्रीमेंट में लिखा हो वो पहले लिख देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर फिर जैसा देगा हम मान लेंगे वैसा ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लिखो, क्या वर्ड है बेटा? यूजिंग जीपी रेशियो एज पर द एग्रीमेंट। इंश्योरेंस एग्रीमेंट लिख दो, एज पर द इंश्योरेंस एग्रीमेंट। फुल स्टॉप हो गया? इट कैन बी, अब इट कैन बी लिखाने लग गए, हां, क्योंकि इंश्योरेंस एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी जीपी रेशियो ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर और एवरेज जीपी रेशियो अच्छा, एवरेज भी सिंपल होगा कि वेटेड होगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है, सब कुछ क्लियर रहता है, एम्बिग्विटी नहीं रहेगा। एम्बिग्विटी रहेगा तो आप बहुत क्लेम लॉन्च कर देंगे, तो वो लोग एकदम क्लियर रख के छोड़ता है। ठीक है, क्या लिखा? ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्यू FEW। लेक्चर बहुत सारा बाकी है, टाइम 4:45 हो गया, क्लास हम अभी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेक्चर भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, पूरा बोलने दो। वेडनेसडे को तुम लोगों की एग्जाम है, इसी वेडनेसडे को, तो उस दिन आपको ऑफ चाहिए, तो थर्सडे आप लोग क्लास में आओगे फिर, तो थर्सडे को अपना क्लास है। अभी हम पेज नंबर 27 खोलने बोल रहे हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 3 रीड करोगे। गुस्सा नहीं है ना मेरे ऊपर? थैंक यू। चलो 4:50 के बाद आ जाएगा। तो 3 नंबर सम पढ़ो जल्दी जल्दी बेटा, गुस्सा नहीं आया उस बच्चे को भाई। चलो क्वेश्चन पढ़ लिए सर? कौन सा जीपी रेशियो लेने बोला है? अरे मुझे मालूम है दिया, देखे पढ़िए ना। पास्ट फ्यू इयर्स का बोला है ना, और कंसिस्टेंटली उस कंपनी का 30% का जीपी मार्जिन है। अब सोचो फ्राइडे थर्सडे के दिन जब भी अपनी अगली क्लास होगी, ये जीपी रेशियो भी हमको निकालना होगा, जो अभी 30% दिया हुआ है ना। और कैसे निकालना होगा? या तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के, या फिर पिछले 3 साल 5 साल का ट्रेडिंग बना के। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग तो बनाएंगे ही, बोलो क्यों? सर वो तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्लस क्लेम कंप्यूटेशन। क्या बोला फिर से? मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्लस क्लेम कंप्यूटेशन, ये 3 स्टेज होता है। क्लियर? और इस सम में ट्रेडिंग कैन बी अवॉइडेड बिकॉज जीपी रेशियो दिया हुआ है। तो अपने सीधे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। सर 31/3/16 का मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बन रहा है? रियल ट्रेडिंग बन जाना चाहिए। उसका ईयर जो एंडिंग हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, तो इसलिए वो जनवरी से मार्च तक को अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग का पीरियड माना है। पहला अमाउंट बताओ। यहां तो क्वेश्चन से डेटा मिलेगा, रियल लाइफ में डेटा, ओपनिंग स्टॉक का डेटा, पिछले साल का बैलेंस शीट से मिल जाएगा आंसर। ट्रेडिंग बना रहे हैं सर, बचपन का दिन है, बोलना स्टार्ट करो। कितना लिखूं? अच्छा, कैसे? 42,500 माइनस 1,000। इसमें ये लाइन क्यों लिखा? वहां एक तो वर्ड हमने देखा जहां पे गुड्स विड्रॉन है, कॉस्ट वर्ड क्यों लिखा? मतलब कॉस्ट ही रेलेवेंट है क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट ही रेलेवेंट है क्या? तो बाई चांस अगर कॉस्ट नहीं दे के कुछ और प्राइस दे देगा
तो हम लोग कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, तो हाँ तो तैयार रहिएगा, थर्सडे को उन्हीं सबका बम्बार्डिंग होगा, लाइटली मत लीजिएगा। कॉस्ट माने कॉस्ट चाहिए माइनस करने के लिए। नेक्स्ट, दिया हुआ है, कैसे आएगा ये क्लोजिंग स्टॉक, परंतु उसके पहले हमें बोलना है। थर्टी आया, ये कैसे होता है? तुम लोग डिक्टेट करो ना, मैं कॉपी करूंगा। बोल बोलो ठीक है सर, फिर बैठा है। अबे टेबल बनाना है। कल स्टॉक लिखते ना, स्क्रैप लिखा है कि सैल्वेज लिखा है? कई बार दो अमाउंट लिखेगा, स्क्रैप इतना सैल्वेज इतना, दोनों को जोड़ के लिखना है। सैल्वेज माने जिसको जलने हम नहीं दिए, बचा लिए, और स्क्रैप माने जल तो गया लेकिन फिर भी कुछ रुपया बेच के मिल जाएगा। आंसर प्लीज। क्या ये एवरेज क्लॉज लग रहा है कि डायरेक्ट आंसर है? लग रहा है। पॉलिसी वैल्यू को किससे छोटा होना जरूरी होता है कि एवरेज क्लॉज लगे? स्टॉक से, है ना छोटा? पहले फॉर्मूला, सारे अमाउंट सेम ऑर्डर में। $18,750। हम लोग, बस क्लोज कर रहा हूं क्लास को बेटा एक लाइन बोल के, हम लोग ये जो किए अभी, ये एकदम बेसिक, मतलब आप ये समझ लो कि ये सब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन ये सम एग्जाम का सम है, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं आएंगे। अब इस तरह के सम नहीं आते। 4 मार्क्स 3 मार्क्स का देना होगा तो दे देगा। हम लोग इससे बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। नो होमवर्क, थर्सडे मिलते हैं। आता है